हेलो प्यारे बच्चों, अब तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। दशहरा मना लिए, दीपावली मना लिए। अब बेटा तैयार हो जाओ PT2 के एग्जाम के लिए, जो कि बहुत करीब आने वाला है। बहुत सारे स्कूल में इसको PT2 भी बोलते हैं, कुछ एग्जाम में PT2 पहले हो जाता है तो PT3 कहा जाएगा। तो आज का जो मैं क्वेश्चन पेपर रिवील करने वाला हूँ, ये चैप्टर इंक्लूडेड है हमारा ट्रायंगल का, सर्कल का और हमारे क्वाड्रिलेटरल। अगर आप इन तीनों चैप्टर से अगर आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें से 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो ध्यान से देखना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और इसके जो है आज ये पहला पार्ट है, और इसके बाद मैं और भी कुछ पार्ट्स बनाऊंगा। जैसे कि पहले पार्ट में मैं यहाँ पर MCQ वाले जो क्वेश्चन है वो ले लिया हूँ, और जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 2 नंबर या 3 नंबर में आते हैं, वैसे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। और जो इसका जस्ट अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग बड़े क्वेश्चन, जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन या फिर एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर तुम इसके अलावा भी किसी और चैप्टर के क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो मैंने अपना बुक भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये एक ई बुक है। ध्यान रखना कि बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हमें इसकी हार्ड कॉपी चाहिए। तो बेटा ये इतना कम प्राइस में है ना कि इसकी हार्ड कॉपी आपके घर पहुंचाने में मुझे बहुत ज्यादा कॉस्ट उठाना पड़ जाएगा। इसका जो कॉस्ट है केवल और केवल 249 रुपये है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के आप इस ई बुक को डाउनलोड कर लो। आप लोगों को इसके लिए केवल 249 रुपये पे करना है, चाहे आप फोन पे से करो, चाहे गूगल पे से करो, किसी भी आप पे से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे भी। साथ ही साथ अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। अदरवाइज तुम जब हमारी वेबसाइट में जाओगे ना तो वहां पर ही तुमको पता चल जाएगा कि इस बुक में कौन सी चीजें इंक्लूडेड है। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन से, जो कि तुम्हारे लिए 1 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। और ये क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB और AC इक्वल साइड्स हैं। तो सबसे पहले कभी भी सबसे क्वेश्चन आए ना तो अपने दिमाग में बना लो, या तो कॉपी में साइड में कहीं पर बना लो एक ट्रायंगल जल्दी से ABC। इसमें ये वाला साइड और ये साइड हमसे बोला जा रहा है AB और AC इक्वल। अब क्या बोल रहा कि जो हमारा एंगल B है वो 50 डिग्री का है, यानी कि ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री का है। तो बताइए कि हमारा एंगल C जो होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको झट से इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को इसका रूल नहीं पता वो यहाँ पर अटक जाएंगे। तो देखो रूल यहाँ पर कौन सा लगने वाला है, किसी भी आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल किसको बोलते हैं, जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। तो किसी भी ऐसे ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो जो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि ये वाला साइड का अपोजिट का एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट का एंगल ये है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी हमारा 50 डिग्री का ही होगा। सो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बी वाला। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन है। जैसे कि बच्चे बोलते हैं ना कि तुमको कुछ पैसेज टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, डरना नहीं है। जैसे हिंदी इंग्लिश में क्या रहता है, हिंदी इंग्लिश में जब पैसेज आते हैं तो हम उसको पढ़ करके आंसर बता देते हैं ना। बस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उसी का एक कह लो, मैथ्स का मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां पर थोड़ा सा कहानी लिखा हुआ रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको कहानी भी पढ़ना है और साथ ही साथ तुम्हारा बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक चिल्ड्रंस पार्क है इज इन द शेप ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। देखो आइसोस्केल ट्रायंगल के शेप में है, शेप PQR, और ये जो ट्रायंगल है वो उसका नाम क्या है, तो PQR नाम है। ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है ना बाहर बाहर, ये हमारा पार्क का शेप है, ठीक है। और ये कैसा है, आइसोस्केल है जिसके अंदर PQ और PR इक्वल है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला जो साइड है वो आपस में इक्वल है। तुम देख भी सकते हैं यहाँ पर ऐसे सिंबल भी बना हुआ है, ठीक। अब हमसे बोल रहा है कि S और T जो है वो 2 पॉइंट्स है, कहां पर, तो QR के ऊपर। QR इस वाले साइड के ऊपर। देखो ये जो साइड है हमारा ना, यहाँ पर S पॉइंट है, यहाँ पर हमारा T पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट हो गए सच दैट QT इक्वल टू RS। और ये कुछ इस तरीके से है कि Q से लेकर के T तक की जो दूरी है और R से लेकर के S तक की जो दूरी है वो बराबर है। QT जो है वो RS के इक्वल है। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पहला जो क्वेश्चन, इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैं सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करके लेकर के आया हूँ क्वेश्चन, यानी कि मैं ट्रायंगल के भी क्वेश्चन लाया हूँ, सर्कल के भी और क्वाड्रिलेटरल के भी। तो इस वाले जो हमारा क्वेश्चन है केस स्टडी वाला, इसका केवल एक ही क्वेश्चन तुमको फिलहाल सॉल्व करना है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पूछ क्या रहा कि विच रूल इज अप्लाइड टू प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल PQS एंड PRT। अब देखो 2 ट्रायंगल के बारे में से पूछ रहा है कि ट्रायंगल PQS जो है कहां पर बना है, यहाँ पर। देखो ये हमारा ट्रायंगल PQS है और PRT कहां पर बना है, तो ये वाला ट्रायंगल PRT है। हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल को अगर अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमको पता है कि 2 साइड्स इक्वल है, ये और ये साइड, एक साइड हमारा इक्वल हो गया। दूसरा हमसे ये बोला गया था कि ये एक कंप्लीट आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो यहाँ इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो 2 एंगल्स भी हमारे दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गए। लेकिन तीसरी चीज में आकर के गाड़ी फंस जा रही है। कहां पर फंस रही है कि हमसे बोला ये नहीं क्या है कि QS और RT इक्वल है, ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं पर नहीं लिखा है। हमसे जबकि बोला है कि QT और RS इक्वल है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल है। देखो हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको दिया हुआ है Q से T तक की जो दूरी है वो इक्वल है RS की दूरी के बराबर। तो अब तुम क्या करो, देखो यहाँ पर
Q से T इसके बीच में ये क्या आ जा रहा है, ST आ जा रहा है, और उसी तरीके से R से S के बीच में भी ये ST आ रहा है। तो तुम दोनों में से ST को माइनस कर दो, यहाँ पर जो QT है उसमें से भी माइनस कर दो ST वाले को, और इधर जो RS है उसमें से माइनस कर दो ST को। तुमने यूक्लिड का एग्जाम पढ़ा हुआ है ना, जहां पर हमने सिखाया था आपको कि जब कभी भी दो चीजें इक्वल हो तो उसमें से इक्वल चीजों को माइनस किया जा सकता है, उससे उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास QT में से जब हम लोग ST को माइनस करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारा Q से लेकर के T तक ये है, इसमें से हम लोग ये वाले पार्ट को माइनस कर दिए तो बचा क्या, QS बचा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके बदले में QS। और उसी तरीके से RS में से जब ST माइनस करेंगे, RS यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से ST यानी कि ये वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा, इसको हम लोग RT बोल सकते हैं, तो यहाँ पर अपन RT लिख देंगे। तो अब देखो कि इस वाले दोनों ट्रायंगल में, जिन दोनों ट्रायंगल का नाम लिया गया था इस वाले क्वेश्चन में, PQS और PRT में, हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और साथ ही साथ ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल हो गया। भले डायग्राम में दिख रहा है वो इक्वल, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे नहीं दिया हुआ था। तो जैसे ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव वाला, MCQ वाला, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पर तुमको ऐसे सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो QS है और यहाँ से जो RT ये भी इक्वल हो गया। तो हमने लिया है 2 साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड रूल बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सो साइड एंगल साइड रूल जो है ना, वो इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अब बात करते हैं सर्कल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में, जहां पर हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से डायग्राम, और इसमें हमसे ये जो x दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू पूछी गई है। चलो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। अच्छा, इससे पहले अगर इस क्वेश्चन को तुमने सॉल्व करने से पहले अगर मेरा बोला सर्कल वाला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं सर सर्कल का वीडियो बना दीजिए बना दीजिए। बेटा मैंने सर्कल का एक लाइव क्लास भी लिया था और पार्ट 2 वाला मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया, तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जाकर के हमारे वीडियो वाले सेक्शन में और लाइव वाले सेक्शन में सर्कल का वीडियो देख लेना, ताकि ये क्वेश्चन तुमको बहुत डिटेल में समझ में आ जाए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर बेसिक समझाने का। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो तुमको फिगर दिख रहा है, यहाँ पर एक सर्कल है जिसमें O जो है वो सेंटर है सर्कल का, एंड BOD जो है 150 डिग्री का है। ये जो एंगल है ना, ये 150 डिग्री का दिख रहा है। देन द वैल्यू ऑफ x, तो बताइए ये जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या तरीका है, तो पहला है साइक्लिक क्वाड्रेटिक वाला तरीका, और दूसरा तरीका है जो मैंने थ्योरम तुम लोगों को पढ़ाया सर्कल में, कि जो हमारा सेंटर में एंगल होता है वो कैसा होता है, तो वो डबल होता है किसी दूसरे वाले एंगल के। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ ना, वो थ्योरम जो उसको याद दिलाता हूँ पहले, फिर तुम इस क्वेश्चन को समझना। देखो क्या होता है ना, कि कभी भी कोई सर्कल हो, उसका मान लो यहाँ पर एक सेंटर है। अब यहाँ पर मैं एक पार्ट लेता हूँ सर्कल के, इस पार्ट से, यानी कि ये जो मेरा यहाँ पर सर्कल के पार्ट निकल करके आ रहा है, इससे मैं सर्कल के सेंटर में एंगल बनाया, तो यहाँ पर एक एंगल बना। अब इनका ही यूज करके मैं दूसरे जगह पर एंगल बनाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक और एंगल बनाया, और इन दोनों पॉइंट्स का ही मैंने यूज किया है, सर्कल के इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके मैंने ये वाला एंगल बनाया है। एक एंगल सेंटर में बना है और एक एंगल दूसरी जगह सर्कल के कहीं और पार्ट पे बना है। तो इसमें एक थ्योरम अप्लाई होता है सर्कल का, जो मैंने सर्कल वाले वीडियो में डिटेल में समझाया था। वो थ्योरम क्या है कि ये एंगल मान लो अगर 100 डिग्री का होगा, तो ये एंगल जस्ट इसका आधा होता है, यानी सेंटर वाले का हाफ होता है, तो ये 50 डिग्री का होगा। ये हमारा रूल है, समझ में आ रहा है। तो बस इसी रूल को यूज करके हमको इस वाले क्वेश्चन को बनाना है। कैसे बनेगा वो देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट डी है, अगर मैं इधर वाले से देखूं, इस वाले आर्क का अगर मैं यूज करूं, तो तुम लोग देखो कि इनका यूज करके ये एंगल बनाया गया है सेंटर में। ये जो सेंटर में बना है ना 150 डिग्री का एंगल, ये इस बी और डी वाले पॉइंट का यूज करके बना है। तो अब ये देखते हैं लोग कि बी और डी का यूज करके इसके अपोजिट में और कहां पर एंगल बना है। तो बी से आया है सी पर और डी से भी आया है सी पर, तो यहां पर एंगल बना हुआ है। तो मैंने भी आपको क्या सिखाया कि 2 पॉइंट्स जो सेंटर में एंगल बना रहे हैं, और वही 2 पॉइंट जब कहीं दूसरे जगह बनाएंगे, तो जो दूसरे जगह वाला एंगल होगा वो क्या होगा, इस सेंटर वाले का आधा हो जाएगा। यानी कि अगर ये 150 है तो 150 का आधा कितना होता है, 75 होता है। इट मींस कि ये जो एंगल होगा मेरा वो 75 डिग्री का हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अब हमको ये एंगल पता चल गया है और हमको ये एंगल निकालना है। तो तुम ध्यान से देखो कि एक्चुअल में यहाँ पर मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है। अगर मैं बी से ए को मिला दूं, डी को मिला दूं और फिर से इसके ऊपर दोबारा से लाइन बना दूं, तुम देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल में जो उसके जो कॉर्नर्स है, जब वो सर्कल को टच करते हैं चारों कॉर्नर, तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहाँ पर टच हो रहा है, तो बस अब तुम देखो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल क्या है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये रूल है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब कि दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इट मींस जब मैं x में ऐड करूंगा 75 को, तो मेरा 180 ही आना चाहिए। यही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए 75 को ट्रांसफर कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 75। इट मींस x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 105 डिग्री। तो ये तुम्हारा x की वैल्यू निकल कर के आ गया। तो ये पहला तरीका था। अब दूसरे तरीकों को भी जान लेते हैं, ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे
किसी भी क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, रट के नहीं जाना है ना। ये हिंदी है, इंग्लिश नहीं है कि तुमको जो टीचर ने लिखवाया है या जो एनसीईआरटी की बुक में दिया वही रट करके चले जाओ। तुम यहाँ पर अपना दिमाग लगा करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये पहला तरीका समझ में आ गया, तुमने आई होप देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो। अब मैं दूसरे तरीके के पास आता हूँ। दूसरा तरीका कैसे है, वहां पर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटिक का यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट उस थ्योरम का यूज करके बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इधर के आर्क का बात करूं, ये वाला आर्क, ये जो बीच से देखो, ये जो पॉइंट सेंटर में एंगल बनता है ना, दो तरफ से बनता है। एक होता है इधर से, यानी बी से डी तक जो छोटा वाला हमारा आर्क है उससे एंगल बना ऐसे और ऐसे, तो जो हमारा 150 डिग्री का बना। और दूसरा, अगर मैं इधर से घूम करके जाऊं बी से डी के पास, ऐसे अगर मैं घूम करके जाऊं तो भी तो इन लोग सेंटर में एंगल बना रहे हैं। तब कैसे बन रहा है, तब देखो, तब ये ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, अब ये हमारा सेंटर का एंगल कहलाएगा इधर वाले आर्क के लिए। तो अब तुम क्या करोगे कि तुम इस वाले एंगल का वैल्यू निकालो, इस वाले एंगल का वैल्यू कितना है, जो कि बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, हमारे पास सेंटर में सर्कल वाला एंगल बना है, कंप्लीट सर्कल दिख रहा है तुम लोगों को। और कभी भी जब एक कंप्लीट एंगल बनता है जो कितने डिग्री का होता है, जो 360 डिग्री का होता है। ये बताया ना, क्लास 4 का ये टॉपिक है कि जो कभी भी किसी भी पॉइंट के पास, ये जैसे पॉइंट है उसमें कंप्लीट एंगल जब बनता है हमारा ना, कंप्लीट सर्कल पूरा बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जो 360 का होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, जिसका एक पार्ट हमको दे दिया गया है 150, हमको ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि कंप्लीट चूंकि 360 होता है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 360 में से इस 150 को माइनस कर दूंगा। तो 360 में से 150 माइनस होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 210, यानी कि ये वाला जो पार्ट है मेरा इधर वाला, ये 210 डिग्री का है। तो ये एंगल निकल गया। अब यहाँ पर वही वाला थ्योरम जो मैंने समझाया था शुरू में, उसी को अप्लाई करेंगे। अच्छा, वो थ्योरम अगर तुमको यहाँ पर थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो बहुत सारे क्वेश्चन कराना है ना, तो मैं थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ। तुमको एकदम डिटेल में अगर सीखना है तो सर्कल वाले चैप्टर का वीडियो देख लेना अलग से, ताकि तुमको एकदम सर्कल एकदम दिमाग में बैठ जाए अच्छी चीजें से। तो यहाँ पर हमारे पास ये बना है 210 डिग्री का। अब हम लोग क्या करेंगे, बी से जाएंगे ए के पास और डी से जाएंगे ए के पास, तो ये वाला एंगल निकल करके आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर में जो एंगल बनता है ये वाला जस्ट उसका आधा होता है। तो अगर यहाँ पर हमारा 210 डिग्री का बन रहा है, तो 210 का आधा कितना होता है, 105 होता है। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो 105 होगी। तो साइक्लिक क्वाड्रेटिक वाले रूल से भी ये 105 आ गया था, और यहाँ पर जब हमने थ्योरम लगा करके सॉल्व किया तो भी ये 105 आ गया। तो तुमको जो मेथड इजी लगे तुम उस मेथड से इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। सर्कल चैप्टर से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान देना क्या कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर BC इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड BAO जो है वो 60 डिग्री का है। ये जो लाइन तुम देख रहे हो ना, ये डायमीटर है, और यहाँ पर ये जो कंप्लीट एंगल बना है BAO, ये पूरा एंगल आएगा ना, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। भले तुमको दिख रहा होगा डायग्राम में कि यहाँ पर ये पार्ट बना हुआ है और उसमें 60 डिग्री लिखा है, तो ये वाला केवल पार्ट का बात नहीं हो रहा। हमसे साफ साफ बोल दिया है कि पूरा पूरा जो BAO है, यानी कि B से A के पास जाओ और A से O के पास आओ, तो ये जो कंप्लीट एंगल तुमको दिख रहा है ये 60 डिग्री का है। ठीक है, तो बताइए जो ADC है एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। ADC कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो A से D के पास आओ, D से C के पास जाओ, तो ये एंगल मिलेगा। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इससे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि कौन सा थ्योरम अप्लाई होने वाला है, ताकि तुमको और अच्छी चीजें समझ में आए। तो कभी भी कोई सर्कल जब हो, उसमें हम पकड़ते हैं कोई भी सेगमेंट, कोई भी आर्क, कुछ भी ले लो, जैसे कि एक लाइन हम लोग पकड़ लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब इस लाइन से या फिर इन दोनों पॉइंट से आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, सेगमेंट भी बोल सकते हो, तुम आर्क भी बोल सकते हो, सेम ही चीजें होती है, अलग अलग चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पर जब हम लोग इस सेगमेंट से, जब हम सर्कल में कहीं पर भी एंगल बनाते हैं, जैसे कि मैं इस वाले पॉइंट को ले जाता हूँ यहाँ पर और इसको ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एंगल बनाया, मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री का है। ठीक है, अब मैं दूसरा काम क्या करूंगा, मेरा फिर मन कर रहा है इन दोनों पॉइंट से यूज करने का, तो मैं फिर इस पॉइंट को पकड़ूंगा और यहाँ पर ले जाऊंगा, और इस वाले पॉइंट को पकड़ के मैं फिर से इसको मिला दूंगा, तो फिर एक एंगल बना दिया मैंने। तो दोनों जो एंगल्स बने हैं वो दोनों सेम आर्क का यूज करके या कह लो सेम सेगमेंट का यूज करके बने हैं ना। तो इसका रूल ये है कि अगर ये 50 डिग्री का था तो ये वाला भी 50 डिग्री का ही होगा। तो बस यही वाला थ्योरम यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, ये जो हमारा ट्रायंगल AOB है ना, जिसके अंदर मुझे एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, हम इसका ही यूज करने वाले हैं। ध्यान से समझना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तुम देखो ये सेंटर O है, ठीक है, O से आ रहा है B तक एक लाइन, और ये B कहाँ पर है, तो ये सर्कल के ऊपर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई लाइन आता है उसको क्या बोला जाता है, उसको रेडियस बोला जाता है। ये सेंटर से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊं B तक, तो ये क्या होगा, एक रेडियस होगा। उसी तरीके से यहाँ सेंटर से A के पास अगर एक लाइन बनाऊं मैं इस तरीके से, तो ये भी मेरा क्या होगा, एक रेडियस होगा। इधर भी मेरा रेडियस है और इधर भी मेरा क्या है, एक रेडियस है।
तो रेडियस क्या होते हैं, किसी भी सर्कल में जो रेडियस होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है, चाहे तुम वहां पर एक रेडियस बनाओ चाहे तुम 100 रेडियस बना दो, सारे के सारे रेडियस इक्वल ही होंगे। तो ये वाला यानी कि जो मेरा लाइन है ओबी नाम का, और ये जो मेरा लाइन ओ ए है, ये दोनों रेडियस है, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर तुम इस ट्रायंगल को देखो, कौन से ट्रायंगल को, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल ए ओ बी है इसमें हमारा जो बी ओ है वो इक्वल है ए ओ के, और दोनों हमारे क्या है, इक्वल क्यों है, तो दोनों क्योंकि रेडियस है इसलिए इक्वल है। ठीक, तो ट्रायंगल में अब हमारे पास दो साइड्स इक्वल हो गए, ये वाला साइड और ये साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल है एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, और आइसोस्केल ट्रायंगल का रूल क्या था कि अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट वाले दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अपोजिट का एंगल है ये, और इसके अपोजिट का यानी इस वाले साइड के अपोजिट का एंगल ये है। तो हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये एंगल 60 डिग्री का पहले से दिया हुआ है, तो ये एंगल भी कितने का होगा, ये भी हमारे 60 डिग्री का ही होगा। इतना समझ में आ गया। तो यही मेन सबसे जरूरी ये एंगल फाइंड करना था। अब तुमको समझ में आएगा ये एंगल 60 डिग्री कैसे हुआ। अगर मैं डायरेक्ट इसको 60 लिख देता तो तुम्हारा दिमाग फूट जाता कि कहाँ से सर ने 60 लिख दिया। तो एक्चुअल में 60 ये इस तरीके से आता है। ओके, तो अब हमको ये पता चल गया है कि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। अब इसी ट्रायंगल को मैं दोबारा से अच्छे से बनाता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये तुमने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब एंगल को, ये मेरा सर्कल मैंने ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो AC वाला आर्क है, ये आर्क मान लो यहाँ पर मेरा A है और यहाँ पर मेरा C है। ठीक है, अब A से गया B के पास और C से गया B के पास, ये मैंने आया A से B के पास, और मेरा C से भी एक लाइन मैंने बनाया जो कि आ गया B के पास। ठीक है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री का है। अब मैं फिर क्या काम कर रहा हूँ, फिर मैं A को ले जा रहा हूँ नीचे, यहाँ पर A को मैं एकदम सीधा ऐसे ले जाऊंगा जो कि इस पॉइंट पर आएगा जिसका नाम D है। देखो यहाँ पर D है ना, और इसी तरीके से C को भी मैं ले आता हूँ D के पास, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर से बनाते हैं ये इस तरीके से। तो यहाँ पर भी एक एंगल बन गया। तो ये दोनों जो एंगल बने हैं पॉइंट B के ऊपर और D के ऊपर, वो दोनों सेम सेगमेंट से बने हैं ना। A और C वाला जो पॉइंट्स है इससे ही बना हुआ है। A से B के पास आया था और ये C से B के पास गया था, फिर ये A से D के पास आया और C से D के पास आया, यानी कि ये दोनों सेम सेगमेंट वाले एंगल कहलाते हैं। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 60 का है तो ये भी हमारा 60 का होगा। ऑप्शन में दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा 60 दिया है। इट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप तुमको ये भी क्वेश्चन आ गया हो समझ में। और जल्दी से तुम लोग क्या करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि अगला जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, ताकि जो मैं अगला सैंपल पेपर बनाऊं, अगला क्वेश्चन पेपर बनाऊं, उसमें मैं फिर उन चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है ना वो इंक्लूड करूंगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे पास 3 चैप्टर्स है, ट्रायंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रिलेटरल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमेशा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आते ही आता है। या तो ये आएगा या तो एक दूसरा सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है, इसका जस्ट अपोजिट। दोनों क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। तो होता क्या है ना बच्चों, कि मान लो कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल और रोम्बस का यहाँ पर एक कह सकते हो तुम लोग क्वालिटी है, और वही क्वालिटी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने एक रोम्बस बना दिया, काइट की तरह दिख रहा होगा तुम लोगों को। थोड़ा सा रुको, मिटा के काइट को हटाता हूँ। ये मेरे को बनाना है रोम्बस। रोम्बस के चारों साइड बराबर होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा रोम्बस की तरह दिख रहा है। तो होता क्या है कि जब कभी भी तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल दिया हो और रेक्टेंगल के तुम जो साइड्स दिए हैं ना उनके मिड पॉइंट को जब तुम मिलाओगे, ये एक्चुअल में मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब तुम मिड पॉइंट्स को मिलाओगे ना तो वहां पर एक रोम्बस बनता है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। ये घुमा करके दिया हुआ है, सबसे मुश्किल स्टेप से आएगा, नहीं तो इससे आसान आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो साइड्स हैं अगर हम उनके मिड पॉइंट्स को मिला दें, जैसे ये हमने 4 मिड पॉइंट्स पकड़ लिए इनके, और इनको अगर मैं मिला दूं तो जो मेरे पास शेप बनेगा वो शेप कैसा होगा। तो ये जो हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है ना येलो कलर से, ये एक्चुअल में एक रोम्बस होता है, और जस्ट इसका अपोजिट होता है यहाँ पर, यानी कि रोम्बस के अंदर अगर हमारे पास एक रोम्बस है और उसके साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पास साइड्स हैं इसके, इनका अगर मैं मिड पॉइंट पकड़ूं और अगर मैं इनको मिला दूं, तो थोड़ा सा तुम लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाने से रोम्बस बनता है और रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास एक रेक्टेंगल बनता है। अब इस वाले क्वेश्चन में अलग क्या है, तो इसमें घुमा करके दिया है, हमसे ये बोल रहा कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। एक PQRS नाम का क्वाड्रिलेटरल है, टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल, और उस PQRS के जो मिड पॉइंट्स है उनको जब हमने मिलाया तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन करके निकल करके आ रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर साफ से बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल था जिसका नाम है PQRS, और उसके मिड पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो वहां पर जो हमारे पास फॉर्म हुआ ना, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। तो बताइए रेक्टेंगल कब फॉर्म होगा,
जब पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल हो तो नहीं, हमने तो ये देखा ना कि रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल फॉर्म नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो तो बिल्कुल नहीं, ये भी हमारे पास नहीं, हमको पता है कि एक रोम्बस होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर, तो ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की, एकदम देखो कितना ज्यादा घुमा के दिया हुआ है। अगर हमारे पास कभी भी एक रोम्बस बनता है ना, तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, देखो यहाँ पर मैं डायगोनल बना के दिखा रहा हूँ, ये जो डायगोनल्स बनते हैं रोम्बस के अंदर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के लिए, यानी कि हमेशा एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री में कट करते हैं हम। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। तो यहाँ पर जो हमको ये घुमा करके दिया हुआ है, ये एक्चुअल में रोम्बस के बारे में बात कर रहा है, और हमने अभी देखा कि रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये हमारे पास रेक्टेंगल बनता है। तो यस, ये हमारा सही ऑप्शन है, एक्चुअल में ये रोम्बस ही है जो हमको घुमा करके बोला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, बच्चे लोग इसको गलत करके आ जाते हैं, तो तुम लोग इस बार गलत बिल्कुल ही मत करना, चाहे घुमा करके चाहे सीधा सीधा पूछे, तुम इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। और मैं फिर से तुमको याद दिला दे रहा हूँ कि अगर तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तुमको अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, अगर तुमको सैंपल पेपर चाहिए तो तुम ये पीवाईक्यू वाला हमारा सेट ले सकते हो मेरे सीक्रेट नोट्स का। इसमें वन शॉट नोट्स भी हैं और सारे सब्जेक्ट के 4-4 सैंपल पेपर है तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए, और PT1 PT2 के लिए तो अनगिनत क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, तुम प्रैक्टिस कर करके थक जाओगे, इतने सारे क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो तुम जाकर के इसे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे लिए लिंक दिया है मैंने। अब आ जाओ एक ऐसा क्वेश्चन को बनाते हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम में 2 या 3 नंबर दे करके जाएगा, और बहुत ईजी क्वेश्चन है तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का, लेकिन इसमें तुमको ट्रायंगल्स के जो रूल है ना, वो भी अप्लाई करने पड़ेंगे। ट्रायंगल का रूल कौन सा, तो जो कॉन्ग्रुएंट वाला रूल था वो सब। क्वेश्चन ये है कि इन द फिगर बिलो द डायगोनल AC ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट एंगल BAD एंड BCD, यानी कि क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ABCD है, ये देखो ये वाला। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, तो ये जो डायगोनल AC है ना, ये इस वाले एंगल को जिसका नाम BAC था, और इस वाले एंगल को जिसका नाम BCD था, इन दोनों को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर दे रहा है। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो उससे हम लोग का क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये बना कि प्रूव करो जो BC साइड है वो इक्वल है CD वाले साइड के, यानी कि ये साइड और ये साइड है आपस में इक्वल, ऐसा हमको प्रूव करना है। बहुत आसान है, सिंपली देखो, अब तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि भले क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन था, लेकिन हमको साइड्स के इक्वल प्रूव करने हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल ट्रायंगल वाला रूल लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंट वाला, और इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADC, जो ऊपर का ट्रायंगल ADC दिख रहा है इस लाइन के ऊपर वाला, और नीचे जो ट्रायंगल ABC है, एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों के अंदर हम लोग चीजों को ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास ये दोनों जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये नीचे का ये एंगल, मैं मार्क करके फिर से दिखाता हूँ। देखो ये ऊपर वाला एंगल, ये वाला, और नीचे का ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में हिसाब से बोला गया था कि जो हमारा ये डायगोनल है, ये इस वाले एंगल को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब ये दो बराबर पार्ट में, आधा ऊपर और आधा नीचे कट कर देना। तो ये जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला है, ये दोनों इक्वल है। तो तुमको यहाँ पर ऐसे लिखना है कि भैया ये जो हमारा ट्रायंगल था, इस वाले ट्रायंगल का ये ऊपर एंगल जिसका नाम DAC हो सकता है, तो लिखो यहाँ पर एंगल DAC, वो इक्वल है इस वाले एंगल के जिसका नाम है BAC। तो ये एंगल इक्वल है इसके। अब ये हमने कहाँ से हमको पता चला, तो ये अपने को गिवन था, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो शॉर्टकट में, या फिर अगर तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम है तो ये भी लिख सकते हो कि जो AC है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो AC बाइसेक्ट एंगल A, शॉर्टकट में मैं एंगल A लिख देता हूँ इसका नाम। वैसे तो पूरा नाम क्या था, पूरा नाम BAD था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी तुम शॉर्टकट में एंगल A भी लिख सकते हो, या तो सिंपली गिवन भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सही है। तो ये पहला हो गया। सेम टू सेम दूसरी तरफ भी होगा, ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल बराबर है, तो फिर से वही लिखो कि DCA नाम का जो एंगल है, एंगल DCA वो इक्वल है इस वाले नीचे वाले एंगल के जिसका नाम है एंगल BCA। ठीक है, और इसका भी सेम रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। अब तुम देखो कि जो बीच का साइड AC है, ये वाला जो साइड AC है, ये ऊपर ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल के भी काम कर रहा है, यानी कि ये कॉमन साइड है। तो इसको क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कि ऊपर वाला जो AC है और नीचे जो AC है सेम टू सेम है, क्योंकि ये दोनों कॉमन साइड है हमारे। ठीक है, कॉमन यानी कि एक ही साइड है, दोनों ट्रायंगल में वो काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सी रूल से होगा, तो हमने दो एंगल लिया है और बीच वाला साइड का यूज किया है, तो हमारा जो ट्रायंगल ADC था वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ABC के। और रूल कौन सा लगा, तो दो एंगल है तो एंगल, फिर बीच में साइड और फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल वाला जो रूल है, इस वाले रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए।
अब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे तो वो इक्वल होंगे ही। तो यहाँ पर देखो लास्ट में ये BC आ रहा है, तो यहाँ पर ये DC या CD जो कह लो, क्वेश्चन में इसका नाम CD रखा था ना, हाँ CD रखा तो हम CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तुम अब सिंपली लिख सकते हो CPCT से कि इसका जो CD होगा वो इक्वल होगा इसके BC के, और ये अपने को प्रूव करना था। और ये इक्वल कैसे होता है, ये होता है CPCT से। जिन बच्चों को CPCT का फुल फॉर्म पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और जिनको नहीं पता वो जाकर के ट्रायंगल वाले जो मेरा चैप्टर था ना, वन शॉट वाला, डिटेल में जो मैंने बताया था वो वाला वीडियो देख लेना, ताकि तुमको ये CPCT का जो मतलब है वो समझ में आ जाए, ये CPCT एक्चुअल में होता क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर से 2 या 3 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। अब सॉल्व करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बार एग्जाम में लगभग आता है। और क्वेश्चन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर PQRS जो है वो मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट थ्योरम जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ाया है, उसका भी वन शॉट वीडियो बनाया है, देख लेना। नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, यहीं पर मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ जल्दी से। हमारे पास बोर्ड क्या रहा है, PQRS का, ये रहा भैया मेरा व्हाइट पेन, ये रहा व्हाइट पेन जिसमें मैं बनाता हूँ ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, चलो ABCD बना लेते हैं। ये मेरा A है, ये B है, ये C है और ये D है। ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके अंदर PQRS जो है वो मिड पॉइंट है, P जो है वो AB का मिड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको येलो से करता हूँ मार्क ताकि अलग से पता चले। ये मेरा P पॉइंट हो गया। Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास Q है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, अगला वाला R दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास S दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चार हमारे पास मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के। सिंपल था, इतना समझ में आ गया। अब हमसे बोल रहा कि सो दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो अंदर में हमारे पास हमने डॉट्स बनाए हैं ना, अगर मैं इनको मिला दूं, मैं अगर P से Q को मिला दूं, Q से R को मिला दूं, R से अगर मैं S को मिला दूं और इसको भी ऐसे मिला दूं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल तुमको दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने शेप बिगाड़ दिया, सीधा लाइन नहीं बनाया, कोई बात नहीं, समझने के लिए काफी है। तो ये जो येलो रंग का क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा हमसे प्रूव करने को कहा गया है। अब तुमको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, कौन, जैसे कि नहीं होता है मूवीज में, अगर किसी को बेगुनाह से प्रूव करना है या किसी को गुनाहगार प्रूव करना है तो उसके लिए कुछ सबूत चाहिए रहते हैं। बस उसी तरीके से अगर हमको इसको क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है तो भाई कुछ तो चाहिए होगा ना सबूत। तो सबूत ये रहता है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है जो एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। बस यही तुमको काम करना है, इसके किसी भी दो अपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला जो काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मिड पॉइंट लगेगा, तुम लोग भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुमको भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि वहां पर कौन सा थ्योरम लगाना है। तो तुम सबसे पहले क्या करो, किसी को भी मिला सकते हो, जैसे मेरा मर्जी है मैं A से लेकर के C को मिला देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लाइन बन जाए भाई, और थोड़ा सा सीधा, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या किया, AC को ज्वाइन कर दिया। अब तुम अगर ध्यान से देखो, हाइलाइटर है क्या, कौन सा हाइलाइटर है, तो पेन ना हाइलाइटर की तरह काम करता है, इसको चलाओ, हाँ इस तरीके का पेन चाहिए मेरे को। तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा जो कि है ADC नाम का। देखो ADC नाम का एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को, इस तरीके से ब्लिंक हो रहा है जो। और उसी तरीके से तुम्हारा जो दूसरा ट्रायंगल है वो ये वाला मेरे को चाहिए, A से B पर, B से C पर। ये जो तो ट्रायंगल्स है ना, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एक्चुअली में यूज करने वाला हूँ। और इन दोनों ट्रायंगल का यूज करके मुझे क्या करना है, सबसे जरूरी काम वो ये है कि मैं यहाँ पर जो साइड्स है हमारे, ये जो साइड SR है और इधर जो साइड मेरा QP या PQ है, इन दोनों साइड्स को मैं आपस में इक्वल और पैरेलल प्रूव करूंगा। बहुत आसान है, चिंता नहीं करो, बहुत इजीली प्रूव हो जाता है। बस तुमको मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, चलो मैं जल्दी से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट है, मान लो ये मिड पॉइंट है, पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर मान लो मेरा पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ट्रायंगल का नाम जो था वो ABC था। तो अगर मैं P और Q को मिलाऊंगा, यानी दो जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा, तो ये जो मुझे लाइन मिलेगी PQ, वो जो थर्ड वाली साइड होती है, जो BC हमारी थर्ड वाली साइड है, ये साइड और ये साइड आपस में होते हैं पैरेलल, और ये दोनों जो होते हैं आपस में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है कि जो PQ है वो हमेशा BC का हाफ होगा। अगर ये इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा। यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है और इसमें कुछ नहीं रहता। तो बस इसी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल का यूज करूंगा जिसका नाम ADC है, जिसे मैंने पहले मार्क किया था। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ADC। ADC के अंदर क्या है, ADC के अंदर ये जो S है वो AD का मिड पॉइंट है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD, ठीक है। AD का और CD का ये वाला और ये वाला क्या है भैया, मिड पॉइंट है। ये तो समझ में आ गया।
किस ट्रायंगल के अंदर? तो ये जो एडीसी था इस वाले ट्रायंगल के अंदर। तो अगर ये मिड पॉइंट है, तो मैंने अभी तुमको क्या समझाया कि जब हम मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो हमने एस और आर को क्या क्या मिला दिया, तो जब ये मिलेगा तो तीसरे वाले साइड, तीसरा साइड कौन सा? तो ये जो एसी साइड है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की पैरेलल हो जाएगी और ये वाली लाइन इस वाली लाइन की हाफ हो जाएगी। बस यही रूल है। तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एस आर साइड है, एस आर वो क्या होगा? वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एसी के। ठीक है, एसी का जब हम आधा करेंगे तो एस आर निकल करके आएगा, और साथ ही साथ जो एस आर है वो क्या होगा? तो वो पैरेलल होगा एसी के। ये सबसे जरूरी था, मेन यही समझना था। अब दूसरा वाला जो पार्ट है इसको तुमको देखो एग्जाम में जब आएगा तो पूरा पूरा सॉल्व करना। मैं शॉर्टकट में यहाँ पे सिमिलरली करके समझा देता हूँ। उसी तरीके से तुम दूसरे साइड में देखोगे, कौन से साइड में? ये वाला जो एबीसी ट्रायंगल है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिमिलरली। वैसे तुम भी एग्जाम में अगर एकदम टाइम नहीं बचा है ना, तुम भी इसी तरीके से शॉर्टकट यूज कर सकते हो। टीचर अगर अच्छे होंगे तो तुमको पूरा पूरा नंबर दे देंगे, लेकिन अगर टाइम बचा है तो पूरा सॉल्व कर लेना। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है उसके अंदर, तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा कि हमारा जो पी क्यू है और जो हमारा ए सी है ये साइड आपस में रिलेटेड होंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि जो पी क्यू है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के, और साथ ही साथ जो मेरा पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा किसके पैरेलल? तो ए सी के पैरेलल हो जाएगा। जो चीजें इधर हुई थी ना मिड पॉइंट की वजह से, सेम टू सेम वहां पर भी यही चीज हुआ है। तो अगर मैं इसको इन दोनों को मिला करके अगर मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं और इन दोनों को मिला करके अगर मैं इक्वेशन 2 नाम दे दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 से तुम क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि जो एस आर था वो भी एसी के हाफ था, और जो पी क्यू है वो भी एसी का हाफ है। यानी कि पी क्यू और एस आर भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि राइट वाला पार्ट अगर इक्वल है तो लेफ्ट वाला पार्ट भी आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख दो कि जो पी क्यू होगा और एस आर होगा वो इक्वल होगा। तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, और उसी तरीके से दूसरा वाला भी हमारा काम करेगा। एस आर और एसी के पैरेलल था, और जो पी क्यू है वो भी एसी के पैरेलल है। इट मीन्स पी क्यू और एस आर आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यहाँ पर इसको भी लिख दो कि जो है ऑल्सो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, ये क्या होगा? पी क्यू के पैरेलल होगा। तो बस अब यही दोनों चीजों का जरूरत था। अब यहाँ से ये साफ हो गया कि हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में दो जो हमारे अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल है और पैरेलल है। तो बस यहाँ पर तुम लिख दो सिंपली कि इन क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है पी क्यू आर एस नाम का, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस हमारा ये जो या फिर इसको तुम पहले ही लिख दो, इसको ना ये वाला काम जो है तुम यहीं पे कर दो कि हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल, तुमको फिर दोबारा लिखने की जरूरत, ये चीज को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। फिर इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो हमारा पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर हमारे साइड्स जो है वो इक्वल और पैरेलल हो गए। और अगर साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो तुम अब फाइनली डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो कि सो पी क्यू सॉरी PQRS is a पैरेललोग्राम। शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है पैरेललोग्राम को। तो ये हमारा जो PQRS था वो एक पैरेललोग्राम था। तो ये तरीका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम लोगों को लग रहा हो कि बहुत इजी है सर, ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, और तुमको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम इसको समझ करके बना रहे हो। कई बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है जो रटने चले जाते हैं ना, कि मैं रट लूंगा मिड पॉइंट थ्योरम तो ऐसे बना लूंगा वैसे बना लूंगा, उनके लिए गड़बड़ होता है। अगर तुमको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुश्किल लग रहा है तो वीडियो को एक बार और देखो, इसको खुद से एक बार सॉल्व करो, तुमसे ये क्वेश्चन आराम से बनने लगेगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सर्कल वाले चैप्टर से, और ये भी क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस साल भी आने के पूरे चांसेस, एकदम 100% नहीं बोलूंगा लेकिन 99.9% जैसे लाइफ बॉय कीटाणु मारता है ना, बस उतना ही इसके भी आने के चांसेस एकदम, यानी समझ लो पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये जो तुमको फिगर दिख रहा है यहाँ पर, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी जो है वो 4 पॉइंट है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब हमसे बोल रहे हैं AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। जो हमारा AC है और ये जो BD है ये इस वाले E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो कुछ इस तरीके से कि जो BEC है वो 130 डिग्री का है, यहाँ पर जो एंगल 130 का बन रहा है, और ECD जो है वो 20 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड BAC, तो ये जो BAC है ये वाला जो एंगल है इसे तुमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर भी हम वही थ्योरम यूज करेंगे जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में समझाया था इस वीडियो के। कौन सा थ्योरम? कि अगर हमारे पास एक सेगमेंट में पकड़ू, इन दोनों लाइन पॉइंट को मिलाकर अगर मैं सेगमेंट बनाऊं और इनसे अगर मैं एंगल बनाता हूं, जैसे यहाँ पर एक एंगल बनाया और फिर मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया, तो ये दोनों जो एंगल हैं ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यही चीज हम लोगों को यूज करना है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब लोग सर ये कैसे यूज होगा, कहाँ पर यूज होगा? तो देखो ध्यान से,
ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इन दोनों का यूज करके ये जो एंगल ए बना है, यहाँ पर देखो ये एंगल ए के पास जो बना है ना एंगल ए, वो कैसे बना है, इसी सेगमेंट का यूज करके बना है, बी और सी का यूज करके। उसी तरीके से जो ये एंगल डी है, ये भी बी वाले का और सी वाले का यूज करके ही बना है। तो कहने का मतलब है कि ये ए और डी में जो एंगल बने हुए हैं ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट के हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं डी वाला फाइंड कर लूं तो ए वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और डी को फाइंड करना ज्यादा आसान है कंपैरिजन टू ए। तो कैसे फाइंड करेंगे डी को, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस छोटे से ट्रायंगल को बना दूं, ऐसे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, दिख रहा है ट्रायंगल, इसका नाम क्या रख सकते हैं, सी डी ई रख सकते हैं इस ट्रायंगल का नाम। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल मुझे 20 डिग्री का दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे, ये वाला, क्योंकि इधर अगर 130 है तो ये तो लीनियर पेयर बनाया हुआ है। एक सीधी लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो उसको लीनियर पेयर कहा जाता है। लीनियर पेयर का जो सम है वो 180 होता है। ये सब लाइंस और एंगल वाले चैप्टर में तुमको सीख रखे, पहले से सीख रखे हो तुम लोग। तो यहाँ पर वही करेंगे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बीईसी जो एंगल है हमारे पास, एंगल बीईसी, अगर उसमें मैं प्लस करूं ये वाले एंगल को जिसका नाम है सीईडी, ठीक है, एंगल सीईडी, तो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हो तुम लोग इसको कि ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों का सम 180, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर बना रहे थे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास बीईसी की वैल्यू दी हुई है 130, इसके बदले में 130 लिख दो, प्लस में एंगल हमारे पास सीईडी हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 180 आ गया। इस 130 को उधर ट्रांसफर करो तो सीईडी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इधर ये प्लस में था, उधर जाकर के माइनस होगा, तो 180 में से 130 माइनस होगा तो 50 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल था मेरा यहाँ पर, ये 50 डिग्री का है। अब तुम लोग यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो ट्रायंगल का, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को जब प्लस किया जाता है तो तीनों एंगल का सम हमेशा 180 ही आता है, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। तो इसमें तुम लोग ऐसे ही लिखोगे इसके आगे कि इन ट्रायंगल सीईडी, जो हमारा ट्रायंगल सीईडी है, तुम सीडी जो भी नाम देना चाहो लिख सकते हो, इसमें हमारे पास दो एंगल का पहले से पता है। पहला ये वाला एंगल जो 20 डिग्री का था, उसका नाम क्या रख दूं मैं, उसका नाम रख देता हूं मैं एंगल बीसीई रख देता हूं। फिर प्लस में हमारा ये वाला एंगल जिसका नाम हमारे पास सीईडी हमने रखा है। और तीसरा कौन सा एंगल, तो तीसरा ये डी वाला एंगल है, तो इसको शॉर्टकट में डी लिख देते हैं, क्योंकि वहां पर तो कोई दूसरा एंगल बना नहीं है, केवल डी वाला एंगल ही बना हुआ है, तो उसको डायरेक्ट डी लिखा जा सकता है। तो तीनों का जो सम होगा वो 180 होगा, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा जाता है। ऐसे लिख देना एग्जाम में तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मैं बस एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो अब इन दोनों का वैल्यू हमको पता है, ये वाला हमको 20 डिग्री डायग्राम में ही दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री हमने सॉल्व कर लिया, और प्लस में एंगल डी है, इक्वल के साइड में 180 है। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करूंगा तो 100 नहीं सॉरी 1 बोल रहा हूँ, ये दोनों सॉल्व करूंगा तो 70 आएगा, और 70 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 70, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो गए, तो एंगल डी की जो वैल्यू है 110 निकल करके आ जाएगी। सो एंगल डी इज 110, इट मीन्स कि ये एंगल 110 का है, और जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो को समझा दिया था कि ये और ये सेम सेगमेंट वाले हैं, तो ये भी 110 का होगा। बाकी एग्जाम में अगर आएगा तो उसको लिखना भी तो पड़ेगा ना, तो उसको ऐसे लिखोगे कि जो हमारा एंगल ए है, या इसका नाम क्या बोला था क्वेश्चन में भैया, क्वेश्चन में बोला था बीएसी, तो मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ कि जो हमारा एंगल बीएसी है वो इक्वल है एंगल डी के। क्यों है, क्योंकि दोनों कितने के होंगे, तो दोनों हो जाएंगे हमारे 110 के, और ऐसा क्यों हुआ वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो एंगल है वो सेम सेगमेंट वाले हैं। तो एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट शॉर्टकट में ऐसे लिखा जा सकता है, बाकी डिटेल में तुम थ्योरम लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो दोनों 110 डिग्री के एंगल है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, कई स्कूल में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम लोग इसको सॉल्व करके जाओगे एग्जाम में, ताकि तुम्हारे एग्जाम में भी आए तो तुम लोग इजिली सॉल्व कर पाओ। देखो क्लास 8 तक जो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आते थे वहां पर केवल तुमको चीजों को सॉल्व करना रहता था, प्रूव वाले क्वेश्चन बहुत कम आते थे। लेकिन क्लास 9 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर तुमको थ्योरम्स को प्रूव करना होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये सर्कल के चैप्टर का एक थ्योरम है, जहां पर हमसे ये बताया गया है कि किसी भी सर्कल में जब हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, तो वो दोनों कॉर्ड्स का जब यूज करके हम सेंटर में एंगल बनाते हैं ना, तो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। बस वही रूल का यूज करके हम लोगों को, यानी वो जो थ्योरम है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और हमसे बोल रहा है कि इस थ्योरम को प्रूव कीजिए कि जो इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल के सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स एट सेंटर। अब इसके लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ सर्कल का, थोड़ा सा अंडा की जैसे दिख रहा है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। इसमें तुम क्या करो, पहले तो दो इक्वल कॉर्ड्स बनाओ। तो मैंने एक यहाँ पर कॉर्ड बनाया, एक यहाँ पर बनाया, तुम कहीं पर भी बना सकते हो अपनी मर्जी से, बस दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमको वही चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल कॉर्ड्स के बारे में बता रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सेंटर होगा सर्कल का। अब हमसे ये बोला गया है कि इक्वल कॉर्ड्स का यूज करके सेंटर में एंगल बनाओ। तो मैं इस पॉइंट का यूज करके सेंटर में आता हूँ, इस पॉइंट का यूज करके सेंटर में आता हूँ,
उसी तरीके से इधर वाले कॉर्ड का यूज करके सेंटर में आया और ये हमारा सेंटर में गया। तो मेरा ये एंगल और ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल कैसे बने, तो दोनों एंगल हमने जो इक्वल कॉर्ड्स थे उनका यूज करके बनाया है। बस अब हमको यही प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो उसके लिए तुम लोग को थोड़ा सा नामांकन करना पड़ेगा, ABCD लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये जो मेरा कॉर्ड है इसका नाम AB है, इस वाले कॉर्ड का नाम मैं CD कर देता हूँ। सेंटर को नॉर्मली O से डिनोट किया जाता है, तो हम O लिख देते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि इन गिवन फिगर, ये जो हमने फिगर बनाया है इसमें AB जो है वो इक्वल है CD के। और ये कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन में ही बोला गया था कि इक्वल कॉर्ड्स का यूज करना है, तो हमने AB और CD को इक्वल बनाया है ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर तुम पकड़ोगे इन ट्रायंगल्स को। ये जो मेरा ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, तुम देखो बेटा ट्रायंगल वाले चैप्टर को छोड़ करके अगर तुम क्वाड्रिलेटरल पढ़ना चाहो या सर्कल पढ़ना चाहो ना, तो नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए सबसे पहले तो तुम ट्रायंगल चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि ट्रायंगल का बहुत ज्यादा यूज क्वाड्रिलेटरल में भी है और सर्कल वाले चैप्टर में भी है। जैसे यहाँ पर भी ट्रायंगल वाला यूज होगा, कैसे होगा, तो हम लोग लिखेंगे जो हमारा ट्रायंगल AOB बना हुआ है इस साइड, इन ट्रायंगल AOB, और दूसरे वाले साइड कौन सा ट्रायंगल है, तो COD नाम का ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल COD। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो इन दोनों में जैसे कि मैंने बताया AB और जो CD हमारे साइड से वो इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं AB इज इक्वल टू CD, और ये चीज हमको कहाँ से पता चला, तो ये क्वेश्चन में ही गिवन था इक्वल कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। दूसरा, हमारे पास जो AO है और इधर का जो हमारा DO है, या फिर अगर मैं इन दोनों को ऐसे रखूंगा तो AO के ऊपर मेरा CO आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इधर वाले का मेरा जो AO है वो इक्वल है इधर वाले के CO के। अब बोलोगे सर इक्वल क्यों हुआ, तो ये चीज मैंने वीडियो के शुरू में ही समझाया था कि जब सेंटर से हम लोग जब लाइन बनाते हैं जो सर्कल को टच करता है तो वो रेडियस होता है। तो ये जो AO है वो क्या रेडियस है, और जो इधर CO है वो भी तो हमारा रेडियस है, तो रेडियस तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे तुम शॉर्टकट में बस लिख दोगे रेडियस, ये रेडियस थे इसीलिए आपस में इक्वल थे। सिमिलरली हमारा जो नीचे का BO और DO है ना वो भी इक्वल हो जाएगा, ये भी लिख दो कि जो BO है वो इक्वल है DO के। PO दिख रहा है, इसे हटाता हूँ थोड़ा सा, हाँ ये DO की इक्वल है, और इसका भी सेम रीजन है कि दोनों आपस में रेडियस है। तो तीनों साइड्स क्या है, इन दोनों ट्रायंगल के आपस में इक्वल है। और हम क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी कि जो हमारा AOB होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल COD के। और अगर दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया तो जो हमारा एंगल बना था ये वाला और ये वाला वो भी इक्वल हो जाएगा हमारे CPCT से। फिर से मैं बोलूंगा, CPCT का फुल फॉर्म नहीं पता तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ से नहीं पता, और अगर पता है तो लिख करके बताओ क्या होता है CPCT का फुल फॉर्म। तो इसको तुम लिखोगे कि इसलिए जो हमारा एंगल AOB होगा वो इक्वल होगा एंगल हमारे COD के, और इसका रीजन भी लिख देना ताकि एग्जाम में नंबर ना कटे, CPCT। और यहाँ पर जब तुमने कॉन्ग्रेंट लिखा था वहां पर भी रीजन लिख देना कि ये हमारा कॉन्ग्रेंट क्यों हुआ, तो हमारा साइड साइड और साइड वाला तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए इसलिए कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हमको यही प्रूव ही करना था कि दोनों जो एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है, और वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तुम लोग लास्ट में लिख सकते हो, इसी थ्योरम को उठा करके यहाँ पे लिख सकते हो कि सो इट इज प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये स्टेटमेंट तुम यहाँ पर छाप सकते हो, पूरा पूरा क्वेश्चन उतर गए। तो ये हो गया तुम्हारे सर्कल चैप्टर का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारे ट्रायंगल वाले चैप्टर से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो हमारा फिगर तुमको दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर OA और OB इक्वल है। कहां पर है, ये देखो O से A तक, O से लेकर के B तक, ये साइड्स इक्वल है। OD और OC भी इक्वल है, ये रहा OD, ये रहा OC, ये भी इक्वल हो गया। सो दैट आपको ये शो करना है कि हमारा जो ट्रायंगल AOD है, AOD ये नीचे वाला ट्रायंगल वो कॉन्ग्रेंट है BOC के, यानी ये ऊपर और नीचे जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो बच्चे आराम से कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट कहां पर है, सेकंड पार्ट में, जहां पर हमसे बोला जाता है कि AD को पैरेलल प्रूव करना है BC के। अगर कोई बच्चा क्लास 7th में लाइन और एंगल अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, या इसी साल क्लास 9th में भी दोबारा से मैंने पढ़ाया था लाइन एंगल, अगर उसने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ना तो ये सेकंड पार्ट में वो फंस जाएगा जाकर के, भले ट्रायंगल कितनों बार पढ़ा रहे हैं। तो अब ये सेकंड पार्ट कैसे बनेगा, फर्स्ट पार्ट कैसे बनेगा, चलो तुमको डिटेल में समझाते हैं। थोड़ा सा पहले इसे छोटा कर लूं और साइड में फेंक देता हूँ, इधर फेंक देते हैं, इस साइड अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होने वाली है। सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल, चूंकि हमको कॉन्ग्रेंट पकड़ करना है तो मैं ट्रायंगल्स का नाम लिख लेता हूँ, एक है AOD और एक है BOC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या चीजें इक्वल हैं जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमको AO और इधर का BO ये इक्वल दिया था, जिसका नाम OA लिखा हुआ है। चलो मैं भी OA और OB ही लिख देता हूँ, ये दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए हम इसको गिवन लिखेंगे शॉर्टकट में। साथ ही साथ इस वाले का हमारे पास जो OD है और इधर OC ये भी इक्वल है, तो ये भी लिख लो कि भैया जी OD इज इक्वल टू OC, और ये भी क्वेश्चन में हमको गिवन था।
अब तीसरी चीज कौन सी इक्वल ले ताकि कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो भले तुमको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये और ये इक्वल ले लो, लेकिन एग्जाम में जब डायग्राम आएगा तो डायरेक्ट पूरा पूरा ऐसे नहीं आता है, वहां पर इन चीजों को मिटा करके दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, इसलिए इस तरीके से तुम लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब तुम तीसरा चीज लिखोगे कि जो मेरा ए ओ डी एंगल है और इधर से जो बी ओ सी एंगल है, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। उसका रीजन क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो मैं लिख लेता हूँ पहले, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। और रीजन ये है बेटा कि ये है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। याद आ रहा है, लाइन और एंगल वाले चैप्टर में बताया था मैंने कि दो लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट होता है और वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको भी तुम यहाँ पे लिख दोगे कि ये दोनों इक्वल क्यों हुए, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। ठीक इतना समझ में आ गया। अब तीन चीजें हमने कर ली इक्वल, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए जो हमारा ट्रायंगल एओडी था वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल बीओसी के। रूल कौन सा लगा ये जरूर लिखना, नहीं तो इसमें नंबर काट दिया जाता है। तो देखो हमने साइड लिया है और उनके बीच का एंगल लिया है, तो इसको साइड एंगल साइड कहेंगे। कई बार बच्चे लोग पहले दो साइड लिख देते हैं ना, तो साइड साइड एंगल ऐसे लिख करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो साइड एंगल साइड ऐसे लिखना है तुम लोगों को। तो ये रूल था हमारे पास साइड एंगल साइड रूल। ठीक, इतना समझ में आ गया, ये कंप्लीट हो गया पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है अभी। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग फर्स्ट पार्ट का यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला था कि ये वाली लाइन BC और ये वाली लाइन AD को आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो इसके लिए फिर से लाइन और एंगल का एक रूल है, जो पहले तुमको मैं समझा देता हूँ। रूल क्या है, कभी भी दो लाइंस ना अगर पैरेलल होती हैं और उसको तुम ट्रांसवर्सल से ऐसे कट कर दो, यानी किसी भी तीसरे लाइन से उनको कट कर दो, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इज दैट क्लियर? ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये 100 का होगा तो ये भी 100 का होगा, ये 50 का होगा तो ये भी 50 का होगा, ऐसा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम अगर ध्यान से देखो ना, तो ये लाइन और ये लाइन फिलहाल पैरेलल नहीं है, अभी हमको पैरेलल प्रूव करना है। लेकिन इन दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल ने ऐसे कट किया। कौन से ट्रांसवर्सल ने कट किया? तो AB नाम के ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया। तो अब ये जब कट कर रहा है तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है या नहीं है? तो यस, ये इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल कैसे है? क्योंकि हमने अभी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो मेरा एंगल A होगा, इसका जो एंगल A होगा और इसका जो एंगल B होगा वो इक्वल होगा। एंगल A और B अगर इक्वल है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट अगर इक्वल है, और तुम लोग साफ साफ देख सकते हो कि दो लाइंस के बीच के ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होता है जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम लिखोगे कि एंगल ए और बी अगर इक्वल है, सेकंड नंबर डाल करके, और ये कहाँ से इक्वल है? CPCT से इक्वल है। ठीक है, CPCT से। और ये दोनों कैसे एंगल है? तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्सो एंगल ए एंड एंगल बी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसलिए यहां से ये प्रूव होता है कि हमारा जो AD लाइन है वो पैरेलल है हमारे BC के, क्योंकि ये पैरेलल होगा तभी अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होगा। अगर ये पैरेलल नहीं होता तो अल्टरनेट इंटीरियर कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। ये पार्ट 1 है, ध्यान रखना कि आज केवल हमने MCQ और जो थोड़े छोटे क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किया है। अगला जो इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें इन्हीं तीनों चैप्टर को मैं इंक्लूड करूंगा, ट्रायंगल को, सर्कल को और पार्टिलिटल को। और उसमें हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो बड़े क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, केस स्टडी बेस वाला हो गया, एसर्शन रीजन वाला हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं उसमें इंक्लूड करूंगा, 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन। बाकी अगर तुम्हारे एग्जाम में कोई दूसरा चैप्टर भी आ रहा है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस चैप्टर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।